गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हुसैनाबाद विद्यालय छात्र छात्राओं। तो पहला उद्देश्य सब्स्टिट्यूशन का ठीक क्या था कि यही स्केल इंटीग्रेशन में कैसे बदल जाती है। डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई होता है गुणांक, इंटीग्रेशन में ये गुणांक डिवाइड करता है जाकर। तभी फिर हम कहते हैं कि cos x का इंटीग्रल यदि sin x है तो cos 2x का इंटीग्रल क्या है, sin 2x बाई 2 डिवाइड करता है, ये दिखाया था। फिर क्या है दूसरा उद्देश्य, क्या है दूसरा उद्देश्य, ये है सब्स्टिट्यूशन का कि इंटीग्रेशन से अनवांटेड फैक्टर हटा देना। तो दूसरे उद्देश्य को लेकर आगे चल रहे हैं। जैसे देखो, अगर ये लिखा होता e टू दावर एक्स स्क्वेयर और यहां लिखा होता 2x और dx, तो सब्स्टिट्यूशन का जो दूसरा उद्देश्य है उसे देख रहे हैं क्या। तो सब्स्टिट्यूशन का दूसरा उद्देश्य क्या था, रिमूवल ऑफ अनवांटेड फैक्टर फ्रॉम द इंटीग्रैंड। ये इंटीग्रैंड है, इसका आंसर इंटीग्रल कहलाता है। जिसका इंटीग्रल किया जाता है, पूछा जाता है, वो इंटीग्रैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, इतना पार्ट क्या कहला रहा है, इंटीग्रैंड। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड फैक्टर, अनवांटेड फैक्टर का ये रिमूवल दिखाता है सब्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ अनवांटेड फैक्टर। दो उद्देश्य हैं इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यहां फिर रिकॉल करा रहे हैं कि cos x का इंटीग्रल आप लिखते हैं sin x प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना कस्टमरी है, प्रचलन है। क्यों है ये भी एक बार बोल चुके हैं, फिर दिखाएंगे जब डेफिनेट बताएंगे क्या कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में सी लगता है, डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। तो इसमें था, इसी का एग्जाम्पल, पहला उद्देश्य जो था कि अगर इसको cos 2x कर दें dx, तो फिर क्या हो गया, ये डिवाइड करने जाएगा sin 2x बाई 2, ये गुणांक डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये देखा था पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य है रिमूवल ऑफ अनवांटेड फैक्टर और अनडिजायर्ड फैक्टर हियर। ठीक है, अनवांटेड फैक्टर इंटीग्रैंड में जो अनवांटेड फैक्टर है उसको हटा देना। तो हमने पिछली क्लास में और ब्रिज कोर्स में एक बार ये भी कहा है क्या कि हमें कैसे पता चलेगा, स्टूडेंट ये पूछ बैठते हैं क्या कि किसको सब्स्टिट्यूट करें, हम 2x बराबर t लिखें कि हम एक्स स्क्वेयर बराबर t लिखें। तो मैं आसानी से कहता हूं कि ठीक है, अगर 2x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या एक्स स्क्वेयर सरल होगा, नहीं सरल होगा। अगर एक्स स्क्वेयर को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2x सरल हो जाएगा। कैसे कि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होता है, तो 2x हमें मिल जाएगा। अब जब ये डिवाइड करने जाएगा तो ये कट जाएगा। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड फैक्टर इन द इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड में जो अनवांटेड फैक्टर होता है उसको हटाने का उद्देश्य रहेगा सब्स्टिट्यूशन का दूसरा उद्देश्य है। तो कैसे करेंगे, देखो हमने कहा एक्स स्क्वायर टी, तो अभी इतनी बात जरूर कह लो, अरे इन्हें मालूम है पहले से इसलिए कर ले रहे हो। मान लो हम 2x को सब्स्टिट्यूट करें, तो मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं कि 4-5 सवालों में तुरंत लय मिल जाती है। ये बहुत नहीं सोचना पड़ता कि कौन से फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, अपने आप लय मिल जाती है। अनवांटेड फैक्टर अधिकतर न्यूमरेटर से कटता है और जो हमें मिलता है डिफरेंशिएट करने पर वो डिनोमिनेटर में जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे देखिए, अब जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट किया कि भाई e टू द पावर x का इंटीग्रल तो हम जानते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूट किसे करेंगे, e टू द पावर x का इंटीग्रल हम जानते हैं। अब यहां पर x ना होकर x के साथ dx हुआ करता है, लेकिन यहां तो एक्स स्क्वेयर के साथ dx है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स स्क्वेयर अटपटा है, ट्रिवियल है, एक्स स्क्वेयर ट्रिवियल है। इंटीग्रैंड में ट्रिवियल एक्सप्रेशन को देख पाना थोड़ी देर लगती, यार ज्यादा देर मेरी नहीं लगती। तो जो सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, 150 पर 350 पर वेरिएबल का नाम बदल दिया तो डीएक्स का नाम भी बदल जाएगा। हमने एक्स स्क्वेयर को नया नाम टी दे दिया, तो अब डीएक्स भी बदलना पड़ेगा। तो माने इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x बराबर कितना हो, इसका डेरिवेटिव लिया तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव, ध्यान है ना, x टू द पावर n का डेरिवेटिव कैसे लिखते हो, x टू द पावर, क्योंकि आज डिफरेंशिएशन का रिवीजन भी करेंगे।
तो एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव ध्यान है ना, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो अगर एक्स की पावर टू का डेरिवेटिव होता तो क्या लिखते? ठीक है, टू एक्स की पावर टू माइनस वन क्या हो गया? टू एक्स हो गया, याद रहे। तो टू एक्स और डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि टी का डेरिवेटिव हमें लेना है तो डी बाई डी एक्स उस पर लगा दिया। इससे देखो, अब हम आसानी से कह सकते हैं कि हम dx का मान लिखेंगे क्या? dt बाई टू एक्स। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर स्टूडेंट्स और टीचर्स भी इसे ऐसे लिखकर ही काटने में उन्हें आसान लगता है, कैंसलेशन आसान लगता है, आनंद आता है। ठीक है, क्या ये टू एक्स लिखा, लेकिन अमेरिकन स्टाइल ये नहीं है। वो जानता है क्या, टू एक्स इंटू डी एक्स विल बी डी टी। तो अमेरिकन स्टाइल में टू एक्स डी एक्स को डायरेक्ट डी टी लिखते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, टू एक्स जब लिख लेंगे तब अच्छा, तब लगेगा और संतोष मिलेगा क्या, कि ये एक्स स्क्वायर को क्या माना है, टी माना है, डी एक्स बदल चुका है, डी टी बाई टू एक्स। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसे लिखते हैं, ये बड़ा आनंद देता है। अरे टू एक्स कट गया, मजा आ गया, ई टू दावर टी डी टी। अब आसानी से लिखा इसका इंटीग्रल, ई टू दावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दावर एक्स था, तो ई की पावर टी का इंटीग्रल ई टू दावर टी। अब क्या है, टी बदल लेनी चाहिए क्योंकि हमने नामकरण किया था वेरिएबल का फिर से अपनी सुविधा के लिए, जो एलजेब्रा लिखी जाए वो सुविधाजनक हो जाए। और धीरे धीरे 10 सवालों में ये बात पता चल जाएगी कि इंटीग्रेशन में कुछ खास बात नहीं है, केवल फॉर्मूला होता है। बाकी क्या होता है, वो इंटीग्रैंड सिंपल किया जाता है, बस सिंपल कर लेने से ऐसा होता है कि फॉर्मूला लागू हो जाए। तो अब फॉर्मूला लागू हो गया, पहले लागू नहीं हो पा रहा था फॉर्मूला कि ई टू पावर एक्स का इंटीग्रल क्या है, ई टू पावर एक्स। अब फॉर्मूला लागू हो गया, ई टू पावर टी। तो जो हमने वेरिएबल का नामकरण किया था वापस लौट चले, क्योंकि सवाल तो एक्स में था, टी में नहीं था। तो अब हमने क्या लिखा, ई की पावर एक्स स्क्वेयर लिखा। ठीक है, ये कंसिडर किया गया। अब प्लस सी आ गया। देखे भी, क्या ये कारगर उपाय है सब्स्टिट्यूशन करना? तो हम पाएंगे क्या कि डी बाई डी एक्स, चूंकि डिफरेंशिएशन अभी रिकॉल करना है, तो एक्स स्क्वेयर किसका, ई टू दावर एक्स स्क्वेयर का हम जरा डेरिवेटिव देखें, क्या आंसर ये मिलता है जो यहां लिखा है। क्यों, इंटीग्रेशन पूछता है ये किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, उत्तर निकल रहा है ई टू दावर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है। जरा डेरिवेटिव के चैप्टर की तरफ चलें, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखो चेन रूल ध्यान है तुम्हें कि तुम एक्स स्क्वेयर को टी समझ लेते थे। ठीक है, और ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी लिखा तुमने, माने ई टू पावर एक्स स्क्वेयर, और चेन थी चूंकि, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव फिर से, तो वो टू एक्स लिख देते थे। तो पता ये चला कि चेन रूल से ई टू पावर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वेयर ही आता है, और यहां यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन आ गया किसका, टू एक्स ई टू दावर एक्स स्क्वेयर का। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन किया जाता है उसका दर्शन यहां हो रहा है कि क्यों किया जाता है। एक उद्देश्य ये है, दूसरा उद्देश्य ये है। अब जब इंटीग्रेशन के सारे तरीके हम सीख लेंगे तो सारे तरीके एक सवाल में फिर एक साथ कई बार लागू हो जाएंगे, दो तीन बातें एक साथ एक ही सवाल में लगेंगी। तो फिर सब्स्टिट्यूशन से जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये टूल्स के रूप में काम आएगा। तो ये बेसिक मेथड है जो हर जगह काम आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो एक और उठाते हैं ऐसा एग्जाम्पल, और फिर एक्सरसाइज में मैं चलूंगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के लिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। ठीक है, फॉर इंटीग्रेशन विथ द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसके आपने दो उद्देश्य अभी देखे। ठीक है, चलो देखें। अगर हम कह रहे हैं कि इंटीग्रल इसका करिए, किसका, log x on x dx। ठीक है, एक अंक के सवालों में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले जिनमें ऑप्शन लिखा हुआ है 5 सवालों में, उनमें ऐसा सवाल एक डाला जा सकता है। ठीक है, और एक नंबर के जो दूसरा सवाल है उसमें लिखित है, उसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। ठीक है,
अब हम कहें किसको सब्स्टिट्यूट करें, तो आइडिया ये देखते कि अगर हम x को लेंगे तो डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, अगर हम log x को लेंगे तो 1/x जैसी चीज आ जाएगी। तो एक और कर रहे हैं, हमने माना कि log x बराबर t, ठीक है। तो log x, अब दोनों ओर डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि dx भी नाम बदलना पड़ेगा अगर आपने x का नाम बदला। log x का डेरिवेटिव क्या आया, 1/x, और ये क्या आ गया, dt/dx। dx क्या आ गया, x dt आ गया। अब अगर log x t है तो आपको याद होगा जब मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया है तब मैंने कहा है कि बेस e होता है। तो log ऑफ x विद बेस e अगर हमने t कहा है तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है एक्सप्रेशन का। अगर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो क्या होगा, e टू द पावर t, e टू द पावर t इज इक्वल टू x। तो जब भी हमने log x को t माना तो x का मान e टू द पावर t बचेगा, ठीक है। और फिर से याद दिला दें कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल यहां पर नोट कर लेना, 3 स्क्वायर को यदि 9 कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिथम फॉर्म में जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में जा रहे हैं। तो लॉगरिथम फॉर्म में क्या लिखते हैं, log ऑफ 9 विथ बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये चीज हमने आपके लिए लिख दी है ताकि जब मैं log x को t लिखने पर x के बराबर e टू द पावर t लिखूं तो आपको जानकारी रहे। ये क्यों सिखाया, याद दिलाया कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है कि 3 स्क्वायर 9 होता है तो लॉगरिथम फॉर्म ये है कि log ऑफ 9 विद बेस 3 बराबर 2 होता है। तो अगर log x को हमने t माना है विद बेस e तो x का मान क्या होगा, e की पावर t बराबर x। देखो जरा, 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 2 बराबर 9, ठीक। तो अब x का मान लिख लें, तो x का मान e की पावर t dt हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जरा log x, ठीक है, ये बात आ रही है dx अपॉन x। अगर पहले कट गया, अगर इसकी जरूरत हुई तो देखेंगे, आइए। तो log x को हमने t माना है, 1/x लिखा हुआ है और ये dx है। dx क्या था, x dt है। तो हम लिख रहे हैं t x और dx क्या है, x dt। तो x x तो कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, t dt बचा, t dt बचा, क्लियर। तो हमें अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, x कट चुका है। t का इंटीग्रल, तो ध्यान दें ये सिखाया जा रहा था कि x टू द पावर n का जैसे डेरिवेटिव लिखा था तो ये भी लिख चुके हैं। तो इसका इंटीग्रल क्या था, याद आए, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब याद रहे, ये बार बार जरूरत पड़ेगा, ठीक है, प्लस c। तो t की पावर 1 है, t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 में हमें क्या डेरिवेटिव मिला, t² बाई 2। अब t का नाम बदल दीजिए, तो t का नाम जब बदलेंगे तो क्या आएगा, log x, ठीक है, दी होल स्क्वेयर आ गया बाई 2 प्लस c। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज निकालिए, ठीक है। तो आइए 7.2 की ओर आप एक्सरसाइज ध्यान से देखिए, देखिए कि कौन सा सवाल पहले उठाया जाए। 14th, अच्छा, आइए। तो 14वां सवाल, 1/x, 1/x with log x to the power n, log x टू द पावर n dx। और आगे जो लिखा है वो प्रतिबंध है, क्यों, हम जब किसी क्वांटिटी का लॉग कंसीडर करते हैं तो शून्य से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए लिखा है x ग्रेटर देन 0। क्यों लिखा है, जब कभी लॉग x कंसीडर किया जाता है तो x शून्य से बड़ा होना चाहिए। ग्राफ ध्यान है किसी को, तो ग्राफ में याद दिला देता हूं कि log x का ग्राफ ऐसे बन जाता है, ठीक है, ये log x का ग्राफ है, ठीक है। तो log x देखो बाईं ओर गया, ग्राफ नहीं गया, तो log x का ग्राफ देखो बाईं ओर
उसका प्रांत नहीं आता। एक्स से छोटे नंबरों के लिए लॉग डिफाइन यहां नहीं था, ठीक है, ग्राफ ही बता रहा है, इसलिए कहा गया एक्स ग्रेटर देन 0। आइए अब फिर से बात वही आई, एक्स को सब्स्टिट्यूट करें तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, कुछ खास बात नहीं। तो लॉग एक्स एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। लॉग एक्स बराबर टी, ठीक है। तो लॉग एक्स, तो 1/x दोनों ओर डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टी, तो डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब हमने यही लिखा, ठीक है, क्या, डी एक्स बराबर एक्स डी टी, ठीक है। अमेरिकन डायरेक्टली लिखते हैं ऐसा, क्या, कि डी एक्स अपॉन एक्स, तो dx अपॉन एक्स को डायरेक्टली dt लिखेंगे, ये काट वाल करना, कैंसलेशन दिखाना सवाल लिखते वक्त, ये इस तरफ ज्यादा है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर नहीं है, ठीक है। हाँ, log x बराबर टी, तो आइए कितना आएगा, 1/x, हमने लिखा 1/x, और log x को मैंने t कहा है तो t की पावर n हो गई, और dx का मान क्या आ गया है, dx का मान x dt के बराबर आ गया है। वाह, x कट गया, सरल बना। ऐसा लगता है यहां से कि इंटीग्रेशन क्या इजी निकलेगा। हाँ, बिल्कुल इजी निकलेगा। ये आ गई t टू दी पावर n। अब अभी x टू दी पावर n का इंटीग्रल मैं लिख चुका हूं, ठीक है। क्या इंटीग्रल बना था, इसका फॉर्मूला था n+1 एक्स की पावर में और n+1 प्लस सी। अब आइए टी की पावर n, डिनोमिनेटर में आया है टी की पावर n, एक्चुअली क्या बना देखो ध्यान से, टी की पावर -n बनी dt, है ना। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला लगाओ, टी टू द पावर -n+1 अपॉन -n+1, ठीक है। अब टी का मान बदल दें, जो हमने माना था, टी हमने क्या माना था, log x को माना था, तो हम लिख लें यहां से log x टू दी पावर कितनी, -n, -n+1 अपॉन -n+1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लगाया जाता है आंसर के साथ, ठीक है। क्लियर, जब थोड़ा बहुत अभी चैप्टर हो जाए तो फिर से याद दिलाइएगा, पूछ लीजिएगा कि सी क्यों लगाया जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर जरा चेक किया जाए कि आंसर इसका सही है कि गलत है। यस, log x की पावर 1 - n अपॉन 1 - n प्लस सी, यही उत्तर लिखा हुआ है। अब और पूछो कोई, ठीक है, ऐसे। 18, ओके, कम ऑन। e to the power tan inverse x, e to the power tan inverse x upon 1 plus x square, 1 plus x square। अब यहां अनवांटेड क्या हो सकता है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x थोड़ा असहज है, जो चीज असहज है उसी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। तो हमने माना tan इनवर्स x बराबर टी, इतना ही लिखा जाता है यहां, माना कि या लेट, अब इस जमाने में नहीं लिखा जाता। tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी आपने लिख दिया, अंडरस्टूड है कि आप ये मान रहे हैं, यहां लिखना नहीं है माना कि, और लेट इवन, ठीक है। तो tan इनवर्स x, अब ध्यान है डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर से किताब में अभी रेफर कर लेना, 1+1, ठीक है, ये 1/1 + x², इधर आ गया dt बाई dx, ठीक है, इधर आ गया dt बाई dx। तो चाहो तो अमेरिकन की तरह लिखो कि dx/1 + x², dx/1 + x² को डायरेक्ट dt लिखो, और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैंसलेशन में अच्छा लगता है, मजा आता है, तो वो भी कर लीजिए, ठीक है। और अब आई एज्यूम करना शुरू कर दीजिए, इंटीग्रेशन के सवालों को शुरुआत देनी है तो आई लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनडेफिनिट में तो नहीं करते उतना, डेफिनिट में तो बार बार लिखना पड़ता है कि आई वापस आ गई। तो ई टू द पावर कितना हो गया, टी हो गया, 1 + x², ठीक है, अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, फिर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट वाला सॉल्यूशन यहां लिखेंगे, ठीक है, कि वो किस फैशन में लिखते हैं। ई टू द पावर टी 1 + x², अब dx का मान क्या आ गया, ठीक है,
dx का मान आया, यहां से dx का मान आ रहा है, तो एक स्टेप यहां भी बढ़ जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर लिखते हैं तो 1 + x² dt। ठीक है, dx का मान, तो dx का मान भी बदलेगा भाई, क्योंकि हमने x को बदल डाला है, तो dx का मान तो बदलेगा। तो 1 + x², और ये आ गया dt। तो 1 + x², अरे वाह, कैंसिल हो गया, मजा आ गया। ठीक ऐसे, ठीक है। तो अब क्या बचा, e⁻t dt, हो गया सरल। ठीक, अब धीरे धीरे यहीं पर इंटीग्रेशन के पहले घंटे में ये रियलाइज होने लग जाता है फॉर्मूले का काम है और इंटीग्रेंड सिंपल करना है। यार ये कैलकुलस तो आसान निकलेगी पक्का। ठीक है, भले डिफरेंशियल कैलकुलस कुछ कठिन लगी हो, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस आसान निकलेगी। e⁻t, अब e⁻t का इंटीग्रल अभी कई बार लिख चुके, क्या e⁻x का इंटीग्रल e⁻x होता है, तो e⁻t का इंटीग्रल e⁻t, क्यों, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, तो इंटीग्रल तो इनवर्स ऑपरेटर है, तो फिर से वही आ गया e⁻t। अब प्लस सी, ऐसे दो बार लगाना पड़ जाएगा, लेकिन अपनी आदत आप बना सकते हैं कि जब टी आप बदल देंगे तब सी लगाते हैं। टी बदलिए, आपने माना था tan−1x, तो ई की पावर tan−1x आपने लिख दिया। अब आंसर चेक करिए, और अपने संतोष के लिए, आत्मविश्वास के लिए क्या करें, e⁻tan−1x का, चूंकि डिफरेंशिएशन अभी रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, तो d/dx ऑफ e⁻tan−1x, फिर से डेरिवेटिव निकाल के देख लीजिए। तो आप क्या करते हैं चेन रूल में, d/dt e⁻t, और फिर से dt/dx, यही ना, e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t, और d/dx ऑफ t, t क्या है, tan−1x। तो आपने क्या पाया, e⁻t, t क्या माना है आपने, tan−1x को माना है, आपने वो लिख दिया, और tan−1x का डेरिवेटिव 1/1 + x², तो आपने पाया कि अच्छा e⁻tan−1x जो आंसर आया है इंटीग्रल, तो इसका डेरिवेटिव लें तो यही आ जाता है। इसका डेरिवेटिव अगर ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये तो यही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, ये 18वां सवाल था। ठीक है, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट लिखते हैं, इसको e⁻t लिखा, dx/1 + x², तो वो ऐसे लिखेंगे dx/, और ये भी नहीं लिखते, ये छोड़ देते हैं वो। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां से दिख रहा है इतना ही लिख के छोड़ेंगे, क्योंकि यहां से दिख रहा है dx/1 + x², dx/1 + x² इज इक्वल टू dt, थोड़ा स्मार्टनेस में रहते हैं। ठीक है, तो dx/1 + x², तो dx/1 + x² को डायरेक्ट लिख देते हैं dt, और e⁻t, तो उनका ये स्टेप बच जाता है पक्का, सीधे ये लिख देते हैं, ये माना, डिफरेंशिएट किया, और ये सीधे लिख दिया, ये वाला स्टेप बचा ले जाते हैं अमेरिकन। आइए नया सवाल चुनिए, एक सवाल और चुनो, फिर रिवीजन टॉपिक डालना चाहेंगे। ठीक है, हाँ, 20 सर। 20। 20, वेरी गुड। आइए, तो 20th सवाल किसका, 7.2 का 20th सवाल ले रहे हैं। तो 20th सवाल में आया, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के अंक के लिए, फॉर 3 मार्क्स। ठीक, क्या सवाल है, देखो, इसके साथ एक ऑक्सिलरी प्रॉब्लम और करेंगे, e⁻2x -e⁻−2x अपॉन e⁻2x। अब प्रश्न उठता है कि 19वां सवाल किताब में पहले लिखा होना चाहिए था कि 20वां। देखो आश्चर्यजनक चीज, मैं क्या कह रहा हूं कि 19वां सवाल पहले लिखा जाना चाहिए था कि 20वां, और किताब ने 19वां पहले लिखा 20वां बाद में। ठीक है, ऐसा करेगी, लेकिन वास्तविकता जरा देखिएगा सवालों में कि वास्तव में क्या होना चाहिए था। ठीक है, ये -2x है, तो एक थ्योरम सी चीज ध्यान रखे, कई बार क्या होता है सवालों में कि इंटीग्रैंड के
कि ऊपर डेरिवेटिव लिखा होता है, ऊपर डेरिवेटिव लिखा होता है, ठीक है, कौन सा, जैसे एफ डैश एक्स अभी दिखाएंगे, और नीचे फंक्शन लिखा होता है ऐसा। तो जब ऐसा लिखा होता है तो क्या, अगर आप एफ एक्स को टी मानेंगे तो पता ये चला कि एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव कहलाएगा, तो वो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो dx इंटू एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, dx इंटू एफ डैश एक्स dt हो गया। और एफ एक्स को आपने t माना है, तो अभी कई बार आज बोला है कि 1/x अगर लिखा होता dx तो आप तुरंत log x लिखते ना, क्योंकि पहला पॉइंट जो टूल्स में से था इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन, उसमें हम देखकर जान लेते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये log x का डेरिवेटिव है, इसलिए 1/x का इंटीग्रल log x है प्लस c। तो टी का क्या है, लॉग ऑफ और प्लस सी। तो लॉग ऑफ क्या है, टी, टी क्या माना है, एफ एक्स माना है। और अब ये हमने आधार लिया। ऐसा होता है कि न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लिखा हो और डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हो। देखो बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे, सतीश, प्रिंस, अस्मित और गार्गी, जिसमें न्यूमरेटर ऊपर डेरिवेटिव होगा और डिनोमिनेटर नीचे फंक्शन होगा। तो आंसर क्या निकलता है, लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है, लेकिन ये करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे संतोष और आत्मविश्वास के लिए पता चल गया फॉर्मूले से क्या, कि अगर न्यूमरेटर डेरिवेटिव होता है और नीचे फंक्शन होता है तो लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर आंसर बनता है। ये कंफर्मेटरी हो गया। तो पता चलता है कि हम देखें क्या ऐसा हो रहा है इस सवाल में। और ये कहानी भी उठा दी है कि 19वां सवाल पहले लिखा जाना चाहिए था किताब में कि 20वां, कुछ गड़बड़ है। देखो, आए वापस, हमने डिनोमिनेटर को पाला, ठीक है, क्या, e टू दावर 2x प्लस ई टू दावर -2x को हमने t कह दिया। डेरिवेटिव क्या, क्योंकि ये दिखाया ना कि नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, देखें, e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2 e की पावर 2x, e टू पावर -2x का डेरिवेटिव -2 मल्टीप्लाई करने आएगा, e टू पावर -2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आपने तुरंत क्या पाया, 2 कॉमन है, e टू पावर 2x माइनस ई टू पावर -2x इज इक्वल टू डी टी बाई dx। तो आपने वास्तव में पाया क्या, कि ये जो आया फंक्शन, ये तो डेरिवेटिव के रूप में ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में फंक्शन बाई 2। तो पता चला क्या, कि अब इसे लिखेंगे तो कहेंगे dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 इंटू ई टू दावर 2x। और जो हमने ये थ्योरम सी लिखी है उस पर भी ध्यान देंगे कि क्या ये बात सही निकली जो ये सिखा रहे थे, कि न्यूमरेटर में अगर डेरिवेटिव हो डिनोमिनेटर में फंक्शन हो तो इंटीग्रल क्या बनता है, लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में फंक्शन, ठीक नहीं, डिनोमिनेटर में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो आंसर क्या बनता है, लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। अब देखें क्या ऐसा हो रहा है, देखें, ये आई एज्यूम किया था, तो आई मानने से ही फायदा होता है कि दोबारा पूरा सवाल लिखना नहीं पड़ता, सीधे आई डिनोट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आया क्या ये, तो अभी अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही लिख रहे हैं कि भाई कैंसिलेशन में मजा आता है, ठीक है, ये हमने टी माना, ये हमने टी मान लिया। अब उसके बाद डी टी, और फिर से क्या, 2 अपॉन ये आ गया, ई की पावर 2x है माइनस ई की पावर -2x है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये अलजेब्रा लिखी गई थी, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो डी टी अपॉन कितना आ गया, टी, डी टी अपॉन टी, लॉग टी ले लेगा, ठीक है, डी टी अपॉन टी लॉग टी, तो हाफ ऑफ लॉग ऑफ टी, ठीक है, और टी, फिर से क्या, हाफ लॉग टी क्या है, टी आपने जो माना है, ठीक, ई टू पावर 2x प्लस ई की पावर -2x प्लस सी, ठीक है। अब 19वें और 20वें सवाल में जो कहानी जोड़ी है वो देख लीजिएगा, ये आंसर आ गया। और इसमें मेथड में क्या रखा है, यही कि जब कभी डिनोमिनेटर फंक्शन और न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव बनता है तो आंसर में लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर आता है, ठीक, हाँ, खूब उत्साहित रहो।